बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपका उम्मीद है कि पिछला लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। उसमें हमने इंटरपोलेशन के मुख्तलिफ जो है फार्मूला वो देखे थे, जिसमें हमने न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फार्मूला, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फार्मूला और इसके अलावा भी हमने इंटरपोलेशन के हवाले से डिवाइडेड डिफरेंस की फॉर्म में और उसके अलावा डिफरेंस फॉर्म में जो है वो फार्मूले हमने किए थे। लेकिन मैंने आपको बताया कि हमेशा न्यूमेरिकल, स्पेशली न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में, न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमेशा हम किसी अच्छे और किसी ज़्यादा एफिशिएंट मेथड की तलाश में होते हैं। उसके अलावा अगर कहीं पे कोई भी बाज़ दफ़ा रेयर केसेस होते हैं, बाज़ दफ़ा एक फार्मूला जो है वो आपका किसी डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे नहीं चलता, और रेयरली बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई ऐसा फार्मूला आ जाता है जो कि आपको प्रॉब्लम करता है और उसमें आपको रिज़ल्ट सही नहीं मिलते, तो फिर हम किसी और फार्मूला की ऑब्वियसली फिर हम नई तलाश शुरू कर देते हैं। अभी यहाँ पे देखिए कि हम एक एग्जांपल करते हैं कि ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स रेज टू द पावर 10। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, ओवर द इंटरवल -2 से 2 तक हम देखते हैं कि क्या बनता है। इसका जो ओरिजिनल ग्राफ है, जो इसका एग्जैक्ट ग्राफ है, वो ये वाला ग्राफ है जो आप देखिए कि cos x टू द पावर 10 जो है वो आपको देता है, जहाँ पे ऑलमोस्ट -1 तक जो है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह से 1 से लेके 2 तक भी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये है कि 1 से लेके -1 से लेके 1 तक का जो इसका इंटरवल है उसमें इतना ये बम्प इसका आ गया, इतनी हाई वैल्यू आई कि यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है आप देखिए कि 1 तक जाता है, और ये थोड़ा सा रीजन है जिसमें अब यहाँ पे अगर हम इंटरपोलेशन फार्मूला जो हमने अभी तक किए थे अगर वो अप्लाई करते हैं कोई भी पॉलिनोमियल की फॉर्म, जब हम इसमें पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2 को लेके हम इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना चाहते हैं इस फंक्शन की, तो क्या है कि हमारे पास दो सब इंटरवल आते हैं। दो सब इंटरवल जो हैं फ्रॉम -2 से 0 और 0 से 2 तक का, और इन दो सब इंटरवल्स में जब हम पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2 जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये लाइन जो है ये बनती है, जो कि इस ओरिजिनल जो है ग्राफ है उससे कहीं पे भी मिलती जुलती नहीं है। मीन्स कि बहुत ज़्यादा इसमें एरर इन्वॉल्व है। अब आप देखिए कि हमने इसका ऑर्डर बढ़ा दिया, यहाँ पे हमने P4 ले लिया। P4 का मतलब क्या हुआ कि आपके पास 5 डेटा पॉइंट्स आ गए और आपके पास 4 सब इंटरवल्स आ गए। जब आपने 4 सब इंटरवल्स को इसमें यूज़ किया और आपने पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 4 लिया, तो आपके पास जो सब इंटरवल्स में डेटा पॉइंट्स आते हैं वो -2, -1, 0, 1 और 2 आते हैं। और जब हमने इससे किया डेटा पॉइंट से ग्राफ कैलकुलेट करने की कोशिश की, तो हमारा ग्राफ जो है वो इस फॉर्म में आया। देन हमारे पास हमने उसको P8 पे किया, मींस कि आपने 9 डेटा पॉइंट्स ले लिए, तो आपके टोटल जो ग्राफ है वो ये इस फॉर्म में आया। अब आप देखिए कि आपका जो ओरिजिनल ग्राफ था वो ये इस टाइप का है। यहाँ कोई भी ग्राफ आपको वो शेप नहीं दे रहा। इसी तरह से हमने सो मच सो कि हमने पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 16 लिया, तब भी आपके पास कोई जो है वैल्यू वो उसकी अकॉर्डिंगली नहीं आए। सो हम क्या करते हैं, वन रेमेडी टू द प्रॉब्लम इज टू फिट डिफरेंट पॉलिनोमियल्स टू द सब रीजन्स ऑफ एफ(x). अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम पूरे के पूरे रीजन में एक ही पॉलिनोमियल फिट कर रहे थे। हम चाहे 17 डेटा पॉइंट्स ले रहे थे, 16 सब इंटरवल्स ले रहे थे, तब भी हमारे पास पॉलिनोमियल एक था। हमने 8 पॉलिनोमियल ऑफ 8th ऑर्डर लिया तो भी हमारे पास एक ही पॉलिनोमियल था। हमारे पास 8 सब इंटरवल्स थे लेकिन पॉलिनोमियल एक ही था। इसी तरह से 4 में हमने किया। तो एक तरीका ये भी है कि हम हर सब इंटरवल में एक अलग से पॉलिनोमियल को डिफाइन करें। ठीक है, तो वो ये होगा कि वो जो डेटा पॉइंट्स होंगे, वो जो सब इंटरवल होगा उसके अंदर भी एक पॉलिनोमियल होगा। सो उससे हम अपने एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। सो वन रेमेडी टू द प्रॉब्लम इज टू फिट डिफरेंट पॉलिनोमियल्स टू द सब रीजन्स ऑफ f(x). वन ऑफ दीज इज टू डिवाइड द इंटरवल इनटू अ कलेक्शन ऑफ सब इंटरवल्स। ठीक है, कि आप उसको, आपके पास जो भी इंटरवल है, ठीक है, इसको
0, 1, 2, 3 और इसी तरह करके आप डिफरेंट सब इंटरवल्स में, फॉर एग्जांपल आप n सब इंटरवल्स में इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद इन हर इंटरवल के अंदर हम एक डिफरेंट पॉलिनोमियल जो है वो फिट करेंगे एंड कंस्ट्रक्ट अ जनरली डिफरेंट अप्रॉक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल इन ईच सब इंटरवल। ठीक है कि आप डिफरेंट पॉलिनोमियल्स हर सब इंटरवल के लिए, ith है तो ith पॉलिनोमियल आप ले लें, jth है सब इंटरवल तो jth पॉलिनोमियल ले लें, और हर सब इंटरवल में एक डिफरेंट पॉलिनोमियल आप कर सकते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन बाय फंक्शन ऑफ दिस टाइप इज कॉल्ड द पीस वाइज पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। आपको पीस वाइज कंटिन्यूटी आपने पढ़ा हुआ है कैलकुलस में कि आप क्या कर रहे हैं कि अब बजाय इसके कि पूरे के पूरे इंटरवल में आप एक ही पॉलिनोमियल को डिफाइन करें, आपने हर सब इंटरवल में एक डिफरेंट पॉलिनोमियल डिफाइन कर दिया, और इसी तरीके से हमने कहा कि ये इन पीसीज में हैं पॉलिनोमियल्स, सो इसको पीस वाइज पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन कहते हैं कि हमने पूरे के पूरे इंटरवल में छोटे छोटे पीसीज में सब इंटरवल लिए और वहाँ हर एक में डिफरेंट पॉलिनोमियल जब डिफाइन किया, तो ये हमारे पास पीस वाइज पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी। द सिंपलेस्ट पीस वाइज पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन इज द पीस वाइज लीनियर इंटरपोलेशन, ठीक है। वो किस तरह से है कि हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास फर्ज करें ये आपके पास एक्सिस है और यहाँ पे कोई भी इस तरह से फंक्शन ले लें एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो हम इसको तो आप क्या करेंगे कि आप इसको लीनियर जो है यहाँ पे एक लीनियर फंक्शन एक यहाँ, इसी तरह से एक लीनियर फंक्शन यहाँ, इसी तरह से ये लीनियर फंक्शन इधर इधर, डिफरेंट जो हैं आपके लीनियर फंक्शंस जो हैं वो इस तरह से आप डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या है इस तरह का जो है वो पॉलिनोमियल कि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो आपने जो है पीस वाइज लीनियर इंटरपोलेशन जो है लीनियर फंक्शंस आप हर सब इंटरवल में जब डिफाइन करेंगे तो वो आपका पीस वाइज लीनियर इंटरपोलेशन कहलाएगा, ठीक है। विच कंसिस्ट ऑफ ज्वाइनिंग द सेट ऑफ डाटा पॉइंट्स x0 f0 x1 f1 x2 f2 xn fn, ये सारे आपके डाटा पॉइंट्स हैं, अकॉर्डिंगली उनको बाय अ सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, आप उनको स्ट्रेट लाइंस के साथ ज्वाइन कर दें। दिस इज द मेथड ऑफ लीनियर इंटरपोलेशन यूज इन एलिमेंट्री कोर्सेज। क्या है कि आप के जो एलिमेंट्री कोर्सेज हैं, जिस तरह से आप लॉगरिथम की वैल्यू, आपके पास एक टेबल दिया हुआ होता है, आपने लॉगरिथम की कोई ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि आपके टेबल में नहीं गिवन, लेकिन आपके पास उससे कुछ दोनों साइड्स पे वैल्यूज गिवन है, तो आप वहाँ पे लीनियर इंटरपोलेशन करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हो। इसी तरह से साइन, कोसाइन, टेंजेंट और ये बाकी सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के होते हैं टेबल, उनसे भी आप जो है इन बिटवीन वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस पीस वाइज लीनियर इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से फाइंड आउट करते हो, और ये मेथड जो है वो नॉर्मली एलिमेंट्री कोर्सेज में यूज होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं होती। The problem with this linear function approximation is that at each of the endpoints of the subinterval there is no assurance of differentiability. क्या हुआ कि जब हमने इस तरह से सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइन से कर लिया, तो फर्स्ट करें कि मेरे पास कोई एक ये फंक्शन है, इस तरह से मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेती हूँ, ये वाला, ठीक है, ये कोई डाटा पॉइंट है। अब जब मैंने यहाँ एक स्ट्रेट लाइन और इधर भी एक स्ट्रेट लाइन की, तो क्या है कि यहाँ पे आपका ये पॉइंट जो है ये कस्प बन रहा है, ठीक है, ये कस्प बन रहा है, और इसका जो है यहाँ पे आपकी जो लिमिट है इस साइड से वो इस साइड पे इस तरह से है, और यहाँ से देखें तो ये इधर है। सो यहाँ पे आपका जो है वो जो डेरिवेटिव है फंक्शन का वो कंटिन्यूस नहीं रहता। सो बाज़ जगह बाज़ जो आपके फंक्शन होंगे, हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स पे
डिफरेंशिएबल हो रह भी जाए, लेकिन नॉर्मली ये है कि ये इन पॉइंट्स पे, क्योंकि पॉइंट स्ट्रेट लाइन के साथ इस तरह से कस्प बन रहा है, सो इस पॉइंट पे आपकी जो है वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, बेशक आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। सो हम जब लीनियर इंटरपोलेशन यूज करेंगे पीस वाइज, तो फिर हमारी जो है सब इंटरवल्स के कॉर्नर्स पे ये एश्योरेंस नहीं होगी कि वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है या नहीं है। So in geometric context, this means that the interpolation function is not smooth at these points. कि कर्व की स्मूथनेस की जो डेफिनेशन है उसमें क्या होता है कि कर्व जो है वो हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो और उसके सेकंड डेरिवेटिव या कर्वेचर, फर्स्ट डेरिवेटिव उसकी स्लोप को शो कर रहा होता है और सेकंड डेरिवेटिव जो होता है वो किसी भी कर्व की, किसी भी फंक्शन की बेंडिंग जो है उसका जो कर्वेचर है उसको शो करता है। सो जो आपकी फंक्शन है दैट इज नॉट स्मूथ एट दिस पॉइंट्स। और फिर ये है कि बेसिकली हमारे जो नॉर्मली जो प्रॉब्लम्स होते हैं, द स्लोप इज डिसकंटिन्यूस एट दिस पॉइंट, और नॉर्मली जो प्रॉब्लम होते हैं उनमें हमें कंटिन्यूटी या स्मूथनेस चाहिए होती है। ऑफन इन फिजिकल कंडीशंस सच अ स्मूथनेस कंडीशन इज रिक्वायर्ड एंड दैट द approximating function must be continuously differentiable। ठीक है, द सिंपलेस्ट type of differentiable piecewise polynomial function on an entire interval x0 से लेके xn तक is the function obtained by fitting a quadratic polynomial। हमने पहले लीनियर की बात की, हमने कहा कि हमारे पास वहाँ डेरिवेटिव की डिफरेंशिएबिलिटी की कॉर्नर्स पे श्योरिटी नहीं है। उसके बाद ये है कि उससे हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड साइड पे आ गए, हमने कहा कि हम चलें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है कि उसका, क्योंकि क्वाड्रेटिक है वो पैराबोला टाइप के सारे फंक्शन बनते हैं, सो आपके पास क्या है कि फर्स्ट डेरिवेटिव की एग्जिस्टेंस आ जाती है। ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑब्टेन्ड बाय फिटिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिटवीन ईच सक्सेसिव पेयर ऑफ नोड्स या पॉइंट्स। दिस इज डन बाय कंस्ट्रक्टिंग अ क्वाड्रेटिक ऑन x1 x2 agreeing with the function at x1 and x2 and so on। ठीक है, since a journal quadratic polynomial has three arbitrary constant a0 या constant term है, the coefficient of x है and coefficient of x square। ठीक है, तो आपके पास a0 a1 a2 तीन constants हैं जो कि आपकी quadratic equation में होते हैं, and only two conditions are required to fit the data at the endpoints of each interval। The only two conditions are required to fit the data at the endpoints of each subinterval। Flexibility exists that allow the quadratic to be chosen so that in addition the interpolant has a continuous derivative on x0 xn। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और वो आपको जो है वहाँ पे कंटिन्यूस मिलेगा। The difficulty in this procedure arises when there is a need to specify condition about the derivative of the interpolant at the endpoints x0 and xn। ठीक है, कि प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहाँ हमें कंडीशन डिफरेंशिएबल डेरिवेटिव्स पे कोई कंडीशन जो है वो अप्लाई करनी पड़ जाए कि तो फिर प्रॉब्लम होती है। So there are not sufficient number of constant to ensure that the condition will be satisfied। An alternate procedure is to use a piecewise polynomial so that the value of the function f and f dash are known at each of the point x0। ठीक है, हम जो है हमेशा पॉजिटिव साइड पे जाते हैं, सो हमारे पास जो डेटा पॉइंट्स हैं वो हैं x0 x1 x2 और इसी तरह से xn तक जो है वो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं कि अगर जो है वैल्यू ऑफ द फंक्शन f and f dash they are known at each of the points x0 which is less than x1 is less than x2, x0 is less than x1 and x1 is less than x2 and इसी तरह से सबसे जो है राइट साइड पे आपका पॉइंट xn है। ठीक है, फॉर दिस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 कैन बी यूज्ड ऑन ईच ऑफ द सब इंटरवल्स। मैंने आपसे कहा ना कि कर्व की स्मूथनेस के लिए आपको फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव कंटिन्यूस होनी चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव आपका स्लोप के साथ रिलेटेड है और सेकंड डेरिवेटिव उसके कर्वेचर या बेंडिंग के साथ जो है वो रिलेटेड है। सो अगर आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 आप लेते हैं तो फिर आपके पास जो है ये फर्स्ट डेरिवेटिव की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती हैं और सेकंड डेरिवेटिव की कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो जाती हैं।
So this 3 can be used on each of the sub-interval x0 से x1, x1 से x2, x2 से x3 कि आपके पास जो है वो फिगर इस तरह से है, ये x0 है, x1, x2, x3 और यहाँ पे xn-1 है और यहाँ पे xn है। तो ये एक इंटरवल ये हो गया, दूसरा इंटरवल ये है, तीसरा ये है, इसी तरह से ये करके, और ये आपके पास सब इंटरवल्स है। तो इन सब इंटरवल्स पे हम थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल अगर फिट करते हैं टू ऑब्टेन द फंक्शन दैट इज कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल ऑन द इंटरवल x0 से xn, तो फिर हम देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। इंटरपोलेटिंग विद अ क्यूबिक स्प्लाइन। क्यूबिक आपको पता है कि हमने तो लीनियर की बात की, देन क्वाड्रेटिक की बात की, देन ऑफ ऑर्डर 3, तो ऑर्डर 3 जो है उसको हम क्यूबिक भी कहते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। सो इंटरपोलेटिंग विद अ क्यूबिक स्प्लाइन। स्प्लाइन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। द मोस्ट कॉमन पीस वाइज पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन using cubic polynomial between each successive pair of data is called cubic spline interpolation. A cubic spline, the name spline has been given to the interpolant since its graph approximates the position which a draftsman spline. ठीक है, ड्राफ्टमैन जो होते हैं ना वो क्या करते हैं कि जिस तरह मैंने आपको कहा पहले भी बताया था कि अगर आप एक कोई धागा लेके, वो जो बच्चियां करती थी ना कॉमन पेंस लगा के फूल बनाना, ये वो, तो वो छोटी बारीक स्ट्रिंग्स होती हैं, तो वो उनके जितनी जब जो ही वो पिन के गिर्द से उसको घुमाती हैं तो वहाँ पे वो कॉर्नर बन जाता है। लेकिन जो ड्राफ्टमैन है उसके पास एक छोटी सी वायर होती है, एक छोटी सी रॉड होती है जो इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि जहाँ जहाँ वो पिन लगाता चला जाता है अपने डेटा पॉइंट से, उसने तो ऑब्वियसली किसी काम के हवाले से एक फंक्शन है, ठीक है, इस तरह से अगर उसके पास कोई फंक्शन की वैल्यू है और ये उसके पास डेटा पॉइंट्स हैं, फर्ज करें एक यहाँ डेटा पॉइंट है, एक यहाँ है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर, और इस तरह से डिफरेंट हैं, तो वो क्या करता है, उसकी जो फ्लेक्सिबल रॉड है वो इस तरह से वो गुजारता है और इन पॉइंट्स से गुजरती हुई स्मूथली, मतलब कोई कॉर्नर आपको नहीं देती, वहाँ से कहीं पे भी आपके पास जो है उस रॉड में इस तरह से कस्प नहीं बनता, बल्कि वो जो ही आप इन डेटा पॉइंट्स से गुजारते हैं तो वो बड़ी स्मूथली जो है वो आपकी वो जो है वो उसकी वायर की फिगर बन जाता है, उसका पैटर्न बन जाता है। सो दिस इज द ड्राफ्ट्समैन spline, which is thin flexible rod, would occupy if it were constrained to pass through the points xi, f of xi, ये आपका डेटा पॉइंट है where I vary from 1 2 3 up to n, ठीक है, ये आपके तमाम डेटा पॉइंट्स हैं from 0 to n plus 1 डेटा पॉइंट्स हैं। तो अगर वो उन सबसे आप उसको पास करना चाहते हैं तो फिर वो बड़ी स्मूथली जो है वो शेप देगा, उस पर कोई कस्प जो है ना वो डेवलप नहीं होता। सो द ड्राफ्टिंग स्प्लाइन बेंड्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ बीम फ्लेक्सचर so that both the slope and the curvature are continuous. Our mathematical spline curve must use polynomial of degree 3 or more to match this behavior. आप देखें कि polynomial जो हम उसकी डिग्री बढ़ाते चले जाते हैं वो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है। तो हम जो है वो मिनिमम वो ऑर्डर रखेंगे जो कि हमें तमाम इंफॉर्मेशन भी दे दे और हमें हमारे आंसर जो हैं वो सही करे। उससे ज़्यादा पॉलिनोमियल लेने की कोई रीज़न मतलब नहीं है, कोई इतनी बहुत ज़्यादा उससे एक्यूरेसी नहीं आती और नहीं, और अदरवाइज कैलकुलेशन और सीपीयू टाइम और वो सारा बहुत ज़्यादा उसमें ज़रूरत पड़ जाता है। सो आवर मैथमेटिकल स्प्लाइन कर्व मस्ट यूज़ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3 और मोर टू मैच दिस बिहेवियर। उसके लिए क्या है कि वाइल स्प्लाइंस कैन बी ऑफ एनी डिग्री, क्यूबिक स्प्लाइंस आर बाय फार द मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। In cubic spline interpolation, a cubic polynomial is used in each interval between two consecutive data points. ठीक है, the cubic spline interpolation, a cubic polynomial is used in each interval, ठीक है, between two consecutive data points. One cubic polynomial has 4 free coefficients. ठीक है, polynomial आपके पास क्या है, 3 डिग्री का जब क्यूबिक है तो a0 प्लस a1 x
प्लस A2 एक्स स्क्वायर प्लस A3 एक्स क्यूब। तो आपके पास A0, A1, A2, A3 जो हैं वो 4 कोफिशिएंट्स आ जाते हैं। ठीक है, सो इट नीड्स 4 कंडीशंस। 2 of them come from the requirement that the polynomial must pass through the data points at the 2 end points of the interval। ठीक है, जो भी सब इंटरवल लेंगे वो उनके कॉर्नर्स जो हैं वो आपके डेटा पॉइंट्स होंगे। सो यहाँ से आपके पास जो है वो उससे आपके पास आ जाती हैं। एक तो ये है कि डेटा पॉइंट से क्रॉस करता है। द अदर टू आर द रिक्वायरमेंट दैट द फर्स्ट एंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द पोलिनोमियल बिकम कंटिन्यूअस अक्रॉस ईच डेटा पॉइंट। तो ये कंडीशंस हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं। सो स्टार्टिंग विद द डेटा पॉइंट्स कि अगर हमारे ये डेटा पॉइंट्स हैं x0, x1, x0, ठीक है, x0 उसके करस्पॉन्डिंग y0 है, वो जो f ऑफ x0 हुआ ना ये y0, फिर ये है x1 और f ऑफ x1 जो है वो y1 है, x2 और f ऑफ x2 जो है वो y2 है, और इसी तरह से xn और f ऑफ xn जो है दैट इज़ yn। तो ये आपके इन डेटा पॉइंट्स से हम शुरू करते हैं कि हमारे पास इतने डेटा पॉइंट्स हैं और उससे हम क्यूबिक्स जो है पोलिनोमियल वो बनाते हैं। अभी आप देखिए कि ये हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, कोई भी डेटा पॉइंट यहाँ देखिए, ये x0 है, ये x1 है, इसी तरह से कोई भी i-1 जो है डेटा पॉइंट जो है वो आपके पास ये है, ith डेटा पॉइंट ये है, i+1 डेटा पॉइंट ये है, ये आपके पास जो है फंक्शन की वैल्यू है। सो यहाँ पे आपके डेटा पॉइंट्स हैं। तो अगर जो कर्व है वो इसको क्रॉस इन डेटा पॉइंट से गुजर रही है। ठीक है, तो अब क्या है, हम किस तरह से ले रहे हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो कोई भी डेटा पॉइंट है, हम x0, x1 अगर ये वाला इंटरवल ले लें x0, x1, तो हम एक पॉलिनोमियल यहाँ पे फिट कर रहे हैं इस सब इंटरवल में, और उसको हम कह रहे हैं कि लेट अस अज्यूम कि ये आपके पास जो है वो जो पहला है, यहाँ पे मैं इधर लिखती हूँ, यहाँ x0 है और ये है x1। ठीक है, तो इधर आपके पास कोई भी फंक्शन इस तरह से आ गया। ठीक है, ये आपके पास f1 आ गया, ये आपके पास f0 आ गया। हम ये एक आपके पास कर्व है और यहाँ हम एक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल फिट करने जा रहे हैं। लेट अस से कि वो g है और g ऑफ x है। ठीक है, ऑब्वियसली x वेरी कर रहा है तो g भी साथ साथ वेरी कर रहा है, क्योंकि हम हर सब इंटरवल में एक अलग से पॉलिनोमियल फिट करना चाह रहे हैं। सो हम ये करते हैं कि हम इसको g0 कह देते हैं। ठीक है, कि आपके पास इस डेटा पॉइंट की करस्पॉन्डेंस से हमने इसको g0 कह दिया, और ये x जो है ये वेरी करता है यहाँ तक, और ये आपके पास यहाँ पे पहुँच गया। तो ये आपके पास g0 एट x1 हो गया, और यहाँ पे जो था ये था g0 एट x0। ठीक है, और g0 x जो है ये सारे का सारा यहाँ पे वेरी करता है विद द इंक्रीज इन x, ये आपका इस तरह से मूव करता है। इसी तरह से अगर हम कोई i-1 या i ले लेते हैं, i ले लें, i+1 ले लें इंटरवल, तो हमारे पास जो है ये कोई भी इंटरवल, फिर अगर कोई इस टाइप का फंक्शन है तो हमारे पास ये आ जाएगा fi, ये आ जाएगा fi+1, और यहाँ जो इधर जो हम फिट करेंगे वो इसके अकॉर्डिंगली आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो डेटा पॉइंट है वो हम उसको gix कहेंगे। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे ये इस पॉइंट पे आके gixi हो जाएगा, और इस पॉइंट पे आके gi एट xi+1 हो जाएगा। ठीक है, ये डेटा पॉइंट्स आपके, ये इसके बराबर हो गया और यहाँ पे ये इसके बराबर हो गया, और ये इसके इन बिटवीन जो है gix जो है वो वेरी कर रहा है x के साथ। तो इस तरह से हम जो है पॉलिनोमियल्स को इन सारे सब इंटरवल्स में फिट करने जा रहे हैं। सो आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे इस डेटा पॉइंट्स पे यहाँ पे आपके पास जो है वो g0 जो ये वाला था, ये सारा g0 जो है यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है, तो ये आपके पास इस पॉइंट पे आके ये हो गया g0 x1। ठीक है, और लेकिन क्या है, आप जब अगला वाला पॉइंट आप शुरू करते हैं x2 तक, तो ये आपके पास आ जाता है g1x, और यही इक्वल हो जाता है आपके इस डेटा पॉइंट पे
तो क्या हुआ कि g0 x1 इज इक्वल टू g1 x1। ठीक है, इसी तरह से हर डेटा पॉइंट पे जो प्रीवियस होगा वो और ये आपके आपस में मिल रहे होंगे। जिस तरह मैंने ith पे किया कि ये आपके पास gi-1 था, ये वाला यहाँ पॉलिनॉमियल, तो gi-1 एट xi जो है वो इक्वल हो गया gi, जो कि यहाँ पे ये इधर पॉलिनॉमियल है gi एट xi। तो ये आपका जो है ये दो जो हैं वो फंक्शन इन पॉइंट्स पे, क्योंकि आपके फंक्शन कंटिन्यूस हैं, फंक्शन आपका कंटिन्यूस है, फिर इसी तरह से डेरिवेटिव कंटिन्यूस है तो डेरिवेटिव भी बराबर होंगे, और कर्वेचर या सेकंड डेरिवेटिव जो है वो भी कंटिन्यूस है तो वो सेकंड डेरिवेटिव की कंडीशंस भी इन पॉइंट्स पे सेम होगी। इसी तरह से आपके पास क्या है कि ये जो g0 x0 है ये आपके पास है y0 के बराबर। ठीक है, इसी तरह से g1 x1 जो है वो आपके पास y1 के बराबर है। इसी तरह से ये जो है ये आपके पास gi-1 जो है yi-1 के बराबर है, और अगर आप यहाँ जाएं तो ये xn-1 है, तो ये आपके पास जो होगा gn-1 x होगा। सो gn-1 xn जो है gn-1 xn जो है दैट इज इक्वल टू yn, और gn-1 xn-1 जो है वो आपके पास है yn-1। तो इस तरह से ये सारी की सारी हम पॉलिनॉमियल इस पे फिट कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि मैथमेटिकली हम किस तरह इसको कर रहे हैं, लेकिन ये है कि आई होप कि आपको ये सारी समझ आ गई होगी कि आपने जो लेफ्ट हैंड साइड वाला डाटा पॉइंट है वो इसका जी का सबस्क्रिप्ट आप वो रखेंगे और वो वेरी करेगा नेक्स्ट डाटा पॉइंट्स तक। ठीक है, तो एक सब इंटरवल में हम इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। तो जो ith इंटरवल होगा उसका जो पॉलिनॉमियल होगा दैट विल बी gi ऑफ x। ठीक है, तो आप इस तरह से, अब ये है कि इक्वेशन देखें, हमने अभी तक पॉलिनॉमियल्स की बात की थी, पावर सीरीज की बात की थी, फिर उसके बाद हमने न्यूटन पॉलिनॉमियल किया था। हमने सेंटर जो है वो सी पहले रखा, फिर उसके बाद उसके डिफरेंट जो हैं पॉइंट्स लेके उनके सेंटर C1 C0 C1 C2 C3 इस तरह करके हमने पॉलिनॉमियल्स को लिखा था। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि ये पॉलिनॉमियल्स हमेशा यूनिक होते हैं। सो अब ये है कि ये क्यूबिक स्प्लाइन में हम क्या करते हैं कि gi हमने लिखा और i ही को हम सेंटर, xi को ही सेंटर मानते हैं, और मान के हम इस सब इंटरवल में xi +1 yi +1 इसमें हम जो है वो स्प्लाइन लिखने की कोशिश करते हैं, दैट इज gi इज इक्वल टू ai। ठीक है, क्योंकि हम हर सब इंटरवल में अलग से पॉलिनॉमियल डिफाइन कर रहे हैं। सो ith इंटरवल जो है जो कि आपके पास है xi से लेके xi +1 तक, ये सब इंटरवल है। तो इसके अंदर जो है वो आपके पास जो है वो कोफिशिएंट होंगे ai, bi, ci और di। ये चार आपके पास कोफिशिएंट्स बनते हैं, ये चारों के चारों इस सब इंटरवल के लिए i सबस्क्रिप्ट के साथ होंगे, और इसी तरह से g का भी सबस्क्रिप्ट i है। सो ये क्या होगा ai x माइनस xi क्यूब, ठीक है, प्लस bi x माइनस xi स्क्वायर प्लस ci x माइनस xi प्लस di। ठीक है, और ये वेरी करेगा ऑन दिस इंटरवल xi i+1। अब ये है कि हमारे पास, क्योंकि ये देखें कि सारे के सारा जो है वो हमने स्टार्ट किया था, तो हमने इसको देखिए यहाँ से अब हमने स्टार्ट किया, पहला हमारा g0 x था, फिर g1 x था, फिर यहाँ से gi-1 था x, और फिर gi-x था, फिर gi-x+1 था, और लास्ट में जाके gn-1x है। ठीक है, तो आपके पास ये सारे जब हो गए तो हमारे पास हम ये पॉलिनॉमियल जो डिफाइन कर रहे हैं वो हमारे पास i0 से लेके n-1 तक है। ठीक है, तो आपके पास ये सारे के सारे n सब इंटरवल्स में हम इसको इस तरह से पॉलिनॉमियल को डिफाइन करने जा रहे हैं। एंड दिस मीट्स द कंडीशंस दैट gi-xi, जैसे मैंने कहा था कि आपके पास g0 x0 जो है वो y0 है, इसी तरह से gi-x
आई एक्स आई जो है वो वाई आई है और जी एन माइनस वन जो है एक्स एन वो वाई एन है। तो ये जो है हम ये कह रहे हैं कि ये कंडीशंस मीट करेगा कि एवरी जी आई एक्स आई इक्वल टू वाई आई फॉर आई वेरी फ्रॉम 1 टू एन माइनस वन। यहाँ तक तो सारे हो गए और उसके बाद एक जो पॉइंट है जी एन माइनस वन एक्स एन जो है वो वाई एन होगा लास्ट डेटा पॉइंट, क्योंकि लास्ट डेटा पॉइंट्स पे हमारे पास जो इंटरवल है वो यहाँ पे वो जी एन माइनस वन है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट जो है वो ये एक्स एन माइनस वन था और ये जो था ये एक्स एन था, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाई एन था, एन माइनस वन था और ये था वाई एन, ठीक है। तो आप जो है इस पॉइंट पे आपके पास जो है ये कंडीशन दूसरी वाली होल्ड करेगी, ठीक है। इसी तरह से देखिए कि आपके पास द कंडीशन 2 to 3 दे implies that the cubic spline fit to each of the data points, कि ये जो क्यूबिक स्प्लाइन है ये हर डेटा पॉइंट से क्रॉस कर रही है और हर डेटा पॉइंट्स पे उसकी वैल्यू जो है वो उसके डेटा पॉइंट के बराबर होती जाएगी, उस फंक्शन की वैल्यू के बराबर होती जाएगी। फिर उसके बाद क्या है जी आई एक्स आई प्लस वन जो है वो, क्योंकि देखें हमने किया था यहाँ पे एक्स आई माइनस वन आई प्लस वन, और ये इस तरह से अगर हम ले लें तो ये था जी आई एक्स, ठीक है, ये था जी सॉरी आई माइनस वन एक्स है, जी आई एक्स है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट आपके पास है जी आई माइनस वन एक्स आई माइनस वन, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये क्या है, दिस इज जी आई माइनस वन एक्स आई, और ये जो है ये इक्वल है, इस साइड से देखें तो ये है जी आई एक्स आई, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास जो है वो जी आई एक्स आई प्लस वन है ये पॉइंट, और ये इक्वल है जी आई प्लस वन एक्स आई प्लस वन, ठीक है। तो हम यही बात कह रहे हैं कि क्योंकि कर्व आपकी स्मूथ है तो इस साइड से आए तो ये पॉइंट, इस साइड से आए तो ये पॉइंट दोनों बराबर हैं। सो हमारे पास जी आई एक्स आई प्लस वन, जी आई एक्स आई प्लस वन इज इक्वल टू जी आई प्लस वन एक्स आई प्लस वन, ठीक है। ये कंडीशन होल्ड करती है फॉर आई वेरी फ्रॉम 0 जी नॉट, क्योंकि देखें हमारे पास जो था जहां हमने एक्स नॉट लिया था ये एक्स नॉट है, ये एक्स वन है, तो हमारी तो कर्व ही यहां से स्टार्ट हो रही है। तो जी नॉट एक्स नॉट है, ये जी नॉट एक्स वन है, दिस इज इक्वल टू जी वन एक्स वन, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारे पास कोई इस साइड पे पॉइंट ही नहीं है, ये आउटसाइड द डोमेन हम चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है जी नॉट एक्स वन इज इक्वल टू जी वन एक्स वन, तो यहाँ हमने इसको आई प्लस वन ले लिया और ये भी आई प्लस वन है, यहाँ पे आई एक लेस है और ये इसके बराबर है, और जब आई वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 तो इट मीन्स के जी नॉट एक्स वन इज इक्वल टू जी वन एक्स वन, फिर जब आई इज इक्वल टू वन हो गया तो जी वन एक्स टू इज इक्वल टू जी टू एक्स टू, ठीक है। इस तरह से ये चलता चला जाएगा और लास्ट में आके आपके पास क्या है जी एन माइनस टू, के अगर हम देखें तो हमारे पास लास्ट में ये एक्स एन है, ये एक्स एन माइनस वन है और ये एक्स एन माइनस टू है, और जो कर्व है वो इस तरह से तो ये आपके पास यहाँ पे क्या है जी एन माइनस टू एक्स और जी एन माइनस वन एक्स, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए कि आपके पास ये जो चीज़ है जी एन माइनस टू एक्स एन माइनस टू पे, ये एन माइनस वन पे हो गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू जी एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन। तो दोनों के सबस्क्रिप्ट ये हैं, दोनों के सबस्क्रिप्ट ये हैं। सो आपके पास जो है n माइनस टू तक जो है, जब n इक्वल टू आई इज इक्वल टू n माइनस टू, तो ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट बराबर है। इससे आगे हमारा डोमेन खत्म हो जाता है, हमने यहाँ तक अपने आप को
रखना है, इधर कंसंट्रेट करना है। तो हम ये कह रहे हैं कि विद इन दिस जो कर्व है वो तमाम डेटा पॉइंट्स पे कर्व आपकी कंटिन्यूस है। फिर उसके बाद पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूस एट डेटा पॉइंट्स। ठीक है, ये आपको यही कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल आपका कंटिन्यूस है। उसके बाद डेरिवेटिव आप ले लें इन्हीं पॉइंट्स पे, क्योंकि ये इंटरनल पॉइंट्स हैं तो ये डेटा पॉइंट्स डेरिवेटिव्स भी इक्वल होंगे। सो आई वेरी फ्रॉम 0 टू n-2। और ये आपको क्या कह रहा है कि पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूस इन स्लोप एट ऑल द डेटा पॉइंट्स। ठीक है, कि पॉलिनोमियल का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो भी इन तमाम पॉइंट्स पे जो है कंटिन्यूस है, मींस के स्लोप जो है वो कंटिन्यूस है। फिर सेकंड डेरिवेटिव ले लें, वो भी इन्हीं पॉइंट्स पे होगा, और वो आपको क्या कह रहा है कि फ्रॉम वही 0 से n-2 तक, और वो आपको कह रहा है कि कंटिन्यूस कर्वेचर कंटिन्यूस है या बेंडिंग जो है वो स्मूथ है, आपकी कर्व जो है वो स्मूथ है। ये सारी कंडीशन अगर आपके पास हैं तो आपकी कर्व जो है वो स्मूथ होगी। सो यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 इमीडिएटली गिव्स कि वो क्या थी कि वो डेटा पॉइंट से पास कर रही है। सो आपके पास क्या आ जाएगा कि अगर हम देखें तो हमारे पास था जी आई एक्स जो था दैट वाज ए आई एक्स माइनस एक्स आई होल क्यूब प्लस बी आई एक्स माइनस एक्स आई होल स्क्वायर प्लस सी आई एक्स माइनस एक्स आई प्लस डी आई। अब हमारी जो पहली कंडीशन है वो ये है कि डेटा पॉइंट सारे के सारे जो हैं वो आपके इस ये पॉलिनोमियल डेटा पॉइंट को क्रॉस कर रहा है। सो आपके पास जो है जी आई एक्स आई जो है आई पॉइंट पे आ जाएगा, ए आई और एक्स आई माइनस एक्स आई 0 हो गया, इसी तरह से बी आई भी इसका ये भी 0 हो गया, और सी आई भी 0 हो गया, और आपके पास रह गया डी आई। सो आप और ये जो हैं ये डेटा पॉइंट्स हैं, दैट इज वाई आई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि दिस इज इक्वल टू डी आई। सो यहाँ से आपके पास जो है वो इमीडिएटली पहला कोएफिशिएंट जो है वो डी आई इक्वल टू वाई आई, दीज आर द डेटा पॉइंट, फंक्शन की वैल्यू है एट एक्स आई। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है। उस फॉर आई वेरीज फ्रॉम 0 टू तमाम के तमाम डेटा पॉइंट से क्रॉस कर रहा है। अदरवाइज जो लास्ट वाला था उसमें क्या था कि उसमें ये था n-1, और फिर आप जब यहाँ पे n पे जाते हैं तो ये 0 नहीं होता, तो सिर्फ और सिर्फ n-1 तक के या n डेटा पॉइंट्स पे आपको ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन 1 देन गिव्स वाई आई प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जी आई है और एक्स आई प्लस 1 पे हम कर लें तो हमारे पास क्या है, दिस इज इक्वल टू ए आई एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई क्यूब प्लस बी आई एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई स्क्वायर प्लस सी आई एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई प्लस डी आई जो आ गया ये वाई आई हो गया। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ है ये डिस्टेंस है दो डेटा पॉइंट्स के दरमियान। अगर हम वेरिएबल डिस्टेंस रखना चाहते हैं, हम फिक्स इवनली स्पेस डेटा पॉइंट भी ले सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर हम इस इंटरवल को आई से लेके आई प्लस 1 को हम ये डिस्टेंस जो है हम इसको एच आई कह देते हैं। ठीक है, कि आपके पास एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई जो है वो एच आई है। इसी तरह अगला जो होगा वो एच आई प्लस 1 हो जाएगा, पिछला जो होगा एच आई माइनस 1 होगा, और इस तरह से। तो ये आपके पास आ जाता है ए आई एच आई क्यूब प्लस बी आई एच आई स्क्वायर प्लस सी आई एच आई प्लस वाई आई। और ये जो चीज़ है ये क्या है, ये आपका डाटा पॉइंट था वाई आई प्लस 1। ठीक है, यहाँ से आपके पास ये आ जाता है। सो यहाँ पे हमारे पास वाई आई प्लस 1 इक्वल टू एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई होल क्यूब प्लस बी आई मल्टीप्लाइड बाई एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई होल स्क्वायर प्लस सी आई एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई प्लस वाई आई। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से मैंने आपसे कहा कि इसको आप एच आई कह दें, तो ये आपके पास आ जाता है ए आई एच आई क्यूब प्लस बी आई एच आई स्क्वायर प्लस सी आई एच प्लस वाई आई।
तो ये हमारे पास ये जो है ये वैल्यूज़ इस तरह से आ गई कि जो हमने पहली जो कंडीशंस यूज़ की थी वहाँ से हमने देखा तो हमारे पास ये वैल्यूज़ जो हैं यहाँ से हो गई। अभी हमारे पास ए, बी और सी जो है वो हमें डिटर्मिन करने हैं, जबकि डी आपका डिटर्मिन हो चुका है। यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास जो है हमने ये आपको बता दिया विड्थ ऑफ द ith इंटरवल है टू रिलेट द स्लोप्स एंड कर्वेचर ऑफ द जॉइनिंग स्प्लाइंस। ठीक है, अब हमने डेटा पॉइंट्स से तो ये इक्वेशंस निकाल ली और उनको सेटिस्फाई करा लिया। अब हमारे पास जो है डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव की कंडीशंस मौजूद हैं, सो हमने उनको आगे लेके चलना है। वी डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 g डैश आई एक्स जो है वो आपके पास आ जाता है 3ai x माइनस एक्स आई होल स्क्वायर। 3 इधर आ गया तो ये आपका एक पावर लेस हो गई, प्लस 2 टाइम्स बी आई मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस एक्स आई प्लस सी आई, और ऑब्वियसली डी आई कांस्टेंट था वो आपके पास, या वाई आई जो था वो वहाँ से ख़त्म हो गया। सो और फिर सेकंड डेरिवेटिव आप ले लीजिए, तो सेकंड डेरिवेटिव आप जब लेंगे तो इसका डेरिवेटिव दोबारा से आप ले लीजिए, तो दैट इज 6ai मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस एक्स आई प्लस 2bi, ये आपके पास आ गया सेकंड डेरिवेटिव, जो कि आपके पास उन्हीं कंडीशंस पे है कि i वेरीज फ्रॉम 0 टू n-1 आपके पास आता है। ठीक है, लेट एस आई एक्स आई इज इक्वल टू सेकेंड डेरिवेटिव। अभी क्योंकि हमारे पास ये जो है वैल्यूज नॉन नहीं है, ठीक है, तो हम सेकेंड डेरिवेटिव को जस्ट राइटिंग के लिए आप कह दें कि आप इसको हर दफ़ा अगर ये सारा लिखते चले जाएंगे डबल प्राइम के साथ और आई और इसके साथ, जस्ट टू सिंप्लीफाई की राइटिंग, ठीक है, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि लेट एस एक्स आई इज इक्वल टू जी आई डबल प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, कि हमने इसको इस वाले जो है ये फंक्शन जो है इसको हमने एस एक्स आई कह दिया। ठीक है, फॉर आई वेरीज टू फ्रॉम 0 टू n-1, ये एग्जैक्टली वही चीज़ है, उन्हीं पॉइंट्स पे है। और xn जो है xn एट xn जो है वो gn-1 xn आ जाएगा। ठीक है, लास्ट डेटा पॉइंट पे, क्योंकि ये तो हमारे पास देखें 0 से n-1 तक तो है ही, एक पॉइंट बच जाता है n वाला, और वो हमने उसके लिए भी ये डिफाइन कर लिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस आई एक्स आई जो है वो आपके पास ये यहाँ था एस आई एक्स आई, हमने जी आई डबल प्राइम एक्स रखा, जब एस आई एक्स आई हो गया तो यही एक्स आई हो जाएगा, और आपके पास जो है ये चीज़ जो है यहाँ पे भी एक्स आई हो जाएगी और प्लस बी आई 2bi, तो ये आपके पास अब ये आपके पास 0 हो गया। सो एक्स आई जो है वो आपके पास 2bi बन जाता है। यहाँ इसी तरह से अगर हम इसको i+1 कह दें तो ये g डबल प्राइम आई एक्स आई प्लस 1 जो होगा वो दैट इज 6i एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई प्लस 2bi, और उसको हमने यहाँ पे आपका क्योंकि जो आपकी सेकंड डेरिवेटिव है, बेंडिंग है, कर्वेचर है एक सब इंटरवल का, ये क्यों हम ऐसे इस तरह से सब्सक्रिप्ट भी देखते हैं कि ये आपकी एक कर्वेचर है, एक बेंडिंग है एक इंटरवल की। ठीक है, तो ये आपके पास जो है सब इंटरवल जो है वो आई है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स आई हो जाएगा, यहाँ एक्स आई प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आपका जो है बेंडिंग इस तरह से है कि आपके पास आपने यहाँ पे रखा, तो ये जो सब्सक्रिप्ट यहाँ पे है वो हम इसके एक्स आई के साथ यूज़ कर रहे हैं, और जो यहाँ डेटा पॉइंट ये एक्स है इसके साथ हम ये वाला यूज़ करेंगे। सो एक्स आई प्लस 1 एक्स आई जो है वो दैट विल बी इक्वल टू 6ai एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई प्लस 2bi, और 2bi जो है वो हमारे पास एस आई एक्स आई आ गया। सो ये जो है ये ऑब्वियसली एच आई है, तो इसको हम और फर्दर इस तरह से लिख लेते हैं। सो देयरफॉर वी कैन राइट एज बी आई इज इक्वल टू एस आई ओवर 2, जैसे एस आई इक्वल टू 2bi आया था वहाँ से आ गया, और ए आई जो है वो हमारे पास क्या आ गया, एस आई प्लस 1 माइनस एस आई ओवर 6hi। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो आपके पास यहाँ से ये देखिए, यहाँ से अब ये आपके पास एस आई आ गया, ये एस आई प्लस 1 है। सो अगर मैं इसको लेके इधर जाऊँ तो एस आई प्लस 1 माइनस एस आई और डिवाइडेड बाय 6h, तो आपके पास ए आई की वैल्यू आ गई। सो यहाँ से हमारे पास जो है वो ये ए आई की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, और बी आई की भी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एस कैलकुलेट हो गई।
सब्स्टिट्यूट करें द रिलेशंस फॉर ए आई, बी आई एंड डी आई गिवन बाय इक्वेशन 7, क्योंकि अभी सी आई हमारा कैलकुलेट नहीं हुआ, ठीक है, तो हमें सी आई को कैलकुलेट करना है, ठीक है, इन बाय इक्वेशन 7, 11 एंड 12। जो हमारे पास डी आई 7 में लिखा हुआ था, 11 जो है वो बी आई दे रहा है, 12 ए आई दे रहा है, और फर्स्ट इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास जी आई एक्स आई प्लस 1 जो है वो आ जाता है, ए आई आ गया था, तो ए आई की वैल्यू ये है डिवाइडेड बाय 6 एच आई, और उसको मल्टीप्लाई करें एच आई क्यूब से, प्लस बी आई जो है वो हमारे पास एस आई ओवर 2 है और एच आई स्क्वेयर है, प्लस सी आई अभी कैलकुलेट ही नहीं हुआ, सी आई एच आई प्लस वाई आई। तो ये आपके पास जो है ये वाई आई प्लस 1 पे डेटा पॉइंट है। सो यहाँ से हमारे पास जो है क्या आ जाता है, सी आई आ जाता है, दैट इज एस आई प्लस 1 माइनस, ये आपने यहाँ से किया वाई आई प्लस 1, ये इधर ले गए तो माइनस वाई 1 हो गया, और उसके साथ आपने सिंप्लीफाई किया क्योंकि इसके साथ एच आई है तो वो मैंने यहाँ पे पहले ही लिख लिया है, और इनको आप सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है, यहाँ पे 2 है तो ये इसको जब एलसीएम लेंगे तो ये 3SI हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल SI है तो आपके पास क्या हो जाएगा, HI SI प्लस 1 प्लस 2HI SI डिवाइडेड बाय 6HI, और ये जो 6 क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे आपके पास थे, यहाँ से स्क्वायर आ गया था, ये भी स्क्वायर था, एक इस एच से जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास सिंगल एच आ गया, तो आपके पास सी आई की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब क्योंकि हमने सी आई की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट की है, सो हम आगे चलेंगे और हम सी आई को जो है दोबारा इसमें यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए कि हम तो ले ही यहाँ से रहे हैं, यहीं से कैलकुलेट कर रहे हैं। सो हम जो है वो ये करेंगे कि नाउ इक्वेशन 9 गिव्स, अब डेरिवेटिव लिया हमने, ठीक है, और डेरिवेटिव लेके जब हमने इसमें एक्स आई की वैल्यू पुट की तो ये आपके पास जो है 3ai एक्स आई माइनस एक्स आई स्क्र प्लस 2bi एक्स आई माइनस एक्स आई प्लस सी आई। तो जब आई हमने सब्स्टिट्यूट किया फर्स्ट डेरिवेटिव में एक्स आई, तो ये आपके पास ये आ गया, अब ये भी 0 है, ये भी 0 है, सो इट विल बिकम इक्वल टू सी आई, ठीक है। तो वाई आई प्राइम जो है वो दैट इज इक्वल टू सी आई। अभी हमने हमारे पास क्योंकि y प्राइम भी हमारे पास ये सारी चीज़ें अभी मौजूद नहीं हैं, ठीक है। इन द प्रीवियस इंटरवल, ये हम जब एंड पे पहुंचेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमें ये क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली इनके डाटा पॉइंट्स जो हैं वो सिर्फ डाटा पॉइंट्स मौजूद हैं, हमारे पास और कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास डेरिवेटिव की ये है कि हमें पता है कि स्मूथ कर्व है, डेरिवेटिव कंटिन्यूस होगा, लेकिन हमारे पास उन डेरिवेटिव्स की वैल्यू नहीं है, सिर्फ डाटा पॉइंट्स हैं। सो इन द प्रीवियस इंटरवल, अगर हम प्रीवियस इंटरवल पे जाएं तो हमने क्या किया कि यहाँ पे हमारे पास था एक्स आई माइनस 1, यहाँ था एक्स आई, यहाँ एक्स आई प्लस 1 था, और अगर फंक्शन देखें तो ये आपके पास जो है यहाँ पे ये है जी आई माइनस 1 एक्स है, और ये जी आई एक्स है, और यहाँ जी आई प्लस 1 एक्स है, ठीक है। तो आप क्या है प्रीवियस इंटरवल में जाएं, तो प्रीवियस इंटरवल में जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, जी आई माइनस 1 एक्स। हमने पहले जी आई एक्स डिफाइन किया था, दैट वाज ए आई एक्स माइनस एक्स आई होल क्यूब प्लस बी आई एक्स माइनस एक्स आई होल स्क्वायर प्लस सी आई एक्स माइनस एक्स आई प्लस वाई आई। चलें वो तो हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमने जी आई माइनस 1 लिखना है प्रीवियस इंटरवल में, तो क्या होगा, ए आई माइनस 1 एक्स माइनस एक्स आई माइनस 1 होल क्यूब प्लस बी आई माइनस 1 एक्स माइनस एक्स आई माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस सी आई माइनस 1 एक्स माइनस एक्स आई माइनस 1 प्लस वाई आई माइनस 1, ठीक है। तो हमने जस्ट इसके सबस्क्रिप्ट को प्रीवियस इंटरवल के उसमें पॉलिनोमियल्स में लिख लिया। द इक्वेशन फॉर द क्यूबिक स्प्लाइन इज इक्वल टू, ये आ गई, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, इसका डेरिवेटिव लिया तो आपके पास आ गया 3ai माइनस 1 एक्स माइनस एक्स आई माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2bi माइनस 1 एक्स माइनस एक्स आई
ये इसके साथ 2 आ गया प्लस सी आई माइनस 1, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, जब एक्स आई पे आप आते हो तो आपके पास जो है वो इसमें सब्स्टिट्यूट करें एक्स आई, ठीक है, एक्स की जगह पे, तो आपके पास ये आ गया। अब ये जो है ये कंडीशन भी, ये आपके पास क्या है, डेरिवेटिव एट वाई आई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये कंडीशन जो है वो उसको यूज़ करना है, तो वाई आई जो है वो आपके पास ही इसके बराबर आ जाता है, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको अकॉर्डिंगली इसको h माइनस 1 कहा, ये जो लेंथ ऑफ द सब इंटरवल है वो h i माइनस 1 है, ये आपकी वैल्यू जो है ये y i प्राइम है होगा, और ये आपके पास सारा कुछ जो है इस कंडीशन में आएगा। सो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना है, दोनों को इक्वेट करना है। आपके पास a b सारे मौजूद हैं और सी आई भी वहाँ से हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। और एक आपके पास जो है वो सी आई वाई प्राइम आया, तो वाई प्राइम वो वाला और इक्वल टू सी आई जो है उसको हम जब लिखेंगे तो हमारे पास किस तरह से आ जाएगा कि वाई आई प्राइम इज इक्वल टू वाई आई प्लस 1 माइनस वाई आई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, माइनस ये हमारे पास पहले वैल्यू आ गई थी, ठीक है। हमने वहाँ से जो सी आई को कैलकुलेट किया था वो वाई आई प्राइम आया था, और सी आई को कैलकुलेट हमने किया था तो वो हमारे पास ये आ गया था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसमें जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ए आई की वैल्यू, बी ए आई माइनस 1 की वैल्यू, बी आई माइनस 1 की वैल्यू और सी आई माइनस 1 की वैल्यू, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है ए आई जो था वो एस आई प्लस 1 माइनस एस आई डिवाइडेड बाई 6h i था। तो अब जब i माइनस 1 हुआ तो सबस्क्रिप्ट जो है अकॉर्डिंगली चेंज हो गए, h i माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2bi जो था वो दैट वाज si, तो ये आपके पास जो है वो si माइनस 1 हो गया और डिवाइडेड बाय 2 हो गया h i माइनस 1 प्लस ci जो है वो आपके पास अगेन ये ci की वैल्यू है। तो अब i माइनस 1 होगा तो ये yi माइनस yi माइनस 1 डिवाइडेड बाय h i माइनस 1 माइनस h i माइनस 1 s i प्लस 2h i माइनस 1 s i माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो हमने यहाँ से दोनों को इक्वेट किया। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, दिस इज इक्वल टू दिस थिंग। अब यहाँ पे हमारे पास y सारे के सारे नोन हैं, सिर्फ एक अननोन जो है वो एस आई प्लस 1 है, ठीक है। और यहाँ से हम ये करेंगे कि अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास अननोन जो हैं वो s हैं, तो s की टर्म्स को हम एक तरफ कर लेते हैं क्योंकि वो अननोन है, और नोन चीज़ों को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। उसके लिए हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। इसको देखिए ना, इसको हम क्या कर रहे हैं, हमने ये एस आई वाली ये टर्म ये टर्म इनको इकट्ठा कर लिया। यहाँ पे आपके पास एस आई प्लस 1 जो है वो माइनस एच आई ओवर 6 है, ठीक है। फिर आपके पास ये एस आई है, यहाँ पे भी एस आई है, इनको आप कंबाइन कर लीजिए। फिर एस आई माइनस 1 है, एस आई माइनस 1 है, इनको कंबाइन कर लीजिए, तो आपके पास जो है वो टर्म्स आ जाएंगी। कोफिशिएंट आएगा, अभी देख लेते हैं क्या बनता है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ ये इस फॉर्म में आपके पास बनेगा ना कि आपके पास कुछ भी यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाएगी एस आई प्लस 1 प्लस यहाँ कुछ वैल्यू है एस आई प्लस यहाँ कुछ वैल्यू है एस आई माइनस 1, ठीक है। दिस होल थिंग विल बी इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ वाई आई प्लस 1 और वाई आई और वाई आई माइनस 1 की फॉर्म में चीज़ें होंगी। लेकिन यह है कि हम क्योंकि हम इस तरह से देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स आई है, यहाँ एक्स आई माइनस 1 है, यहाँ एक्स आई प्लस 1 है, तो हम इसको भी इसी तरह से करेंगे कि हम पहले एस आई माइनस 1 की टर्म लिखेंगे, फिर एस आई की टर्म लिखेंगे और फिर एस आई प्लस 1 की टर्म लिखेंगे, और इसी तरह से हम इनकी भी जो तरतीब है वो इसी तरह से रखेंगे ताकि हमें उससे मैट्रिक्स बनाना भी आसान हो जाए। सो यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कोफिशिएंट क्या आ रहे हैं वो आप देखिए कि एस आई माइनस 1 के साथ एच आई माइनस 1 आ गया, 2 टाइम्स एच आई माइनस 1 प्लस एच आई मल्टीप्लाइड बाय एस आई ये हो गया, और फिर उसके बाद एच आई एस आई प्लस 1, दिस होल थिंग इज इक्वल टू 6 टाइम्स वाई आई प्लस 1 माइनस वाई आई डिवाइडेड बाई एच आई माइनस वाई आई
माइनस वाई आई माइनस वन और डिवाइडेड बाय एच आई माइनस वन। आपके पास जो है सिंप्लीफाई होके ये फॉर्म आ गई। इसको जब हमने फर्दर जो है वो लिखना चाहा तो हमारे पास जो है ये आप देखिए, ये आपके पास क्या है, ये डिवाइडेड डिफरेंस है। यहाँ पे भी ये भी आपका डिवाइडेड डिफरेंस है। ये डिवाइडेड डिफरेंस क्या है, बिटवीन द आर्गुमेंट्स वाई आई एंड वाई आई प्लस वन और बिटवीन द आर्गुमेंट्स वाई आई माइनस वन एंड वाई आई। सो हम इसको एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन एक्स आई लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसका जो है ऑर्डर मैटर नहीं करता। सो दिस इज माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन। सो हमारे पास जो है ये इक्वेशन जो है ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है, ये आपके पास इक्वेशन की फॉर्म आ गई। इफ ऑल द इंटरवल्स आर इक्वल इन लेंथ, हमने तो देखे ना एच आई माइनस लिखा है डिफरेंट इंटरवल्स के साथ, सब इंटरवल्स के साथ, लेकिन अगर सारे के सारे इंटरवल्स बराबर हों तो मीन्स कि एच आई विल बिकम इक्वल टू एच आई माइनस वन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपके पास अच्छा आई हो जाएगा, या एच खाली एच कह दें तो ये एच हो जाएगा, ये भी एच हो जाएगा, तो ये टू और टू एच एच प्लस एच 2h हो जाएगा और मल्टीप्लाई होगा 4h हो जाएगा, ये h होगा, ये भी h होगा, और यहाँ पे आपके पास जो है ये फॉरवर्ड डिफरेंस है, ठीक है, डिवाइडेड बाय h। तो ये आपके पास जो है यहाँ से चीज़ें इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएंगी। इफ ऑल ऑफ द इंटरवल्स आर इक्वल इन लेंथ दिस सिंप्लीफाई टू अ लीनियर डिफरेंस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स एस आई। ठीक है, मैंने आपसे कहा क्योंकि यहाँ देखें h हो गया, यहाँ पे भी h है, यहाँ पे भी h है, इधर आपके पास h है। सो हम ये h कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा और इसको यहाँ डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास क्या आया, एस आई माइनस वन प्लस 4 टाइम्स एस आई प्लस वन इज इक्वल टू, एक h इधर है, एक हम इधर लेके जाते हैं तो 6, क्योंकि ये फॉरवर्ड डिफरेंस है, और आपके पास दो फॉरवर्ड डिफरेंस हैं इधर, तो ये हो गया फॉरवर्ड डिफरेंस एट एक्स आई माइनस वन, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस है, और डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। तो आपकी ये सारी की सारी इक्वेशन अगर इक्वल डिस्टेंस हैं तो फर्दर सिंप्लीफाई होके इस फॉर्म में आ जाती है। अब देखिए, हम इसको पहले चले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि आपके पास आई वेरी कर रहा है फ्रॉम, यहाँ से आप देखिए आपके पास जो है वो जो हम सारा देख रहे थे वो था 0 से लेके n-1 तक, और फिर जब हम डेरिवेटिव्स की बात की थी तो वो हमारे पास 0 से लेके n-1 तक थे। सो हमारे पास ये जो इक्वेशंस आई, अगर हम इनको लिखना चाहें तो क्या है, ये h0 2h0 प्लस h1, फिर ये h1 2h1 प्लस h2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय h2 प्लस h3 और h3, और इसी तरह से आप चलते जाएं तो आपके पास जो लास्ट लाइन है वो है hn-2 2 टाइम्स hn-2 प्लस hn-1, और ये आपकी लास्ट hn-1 है। तो आप यहाँ देखिए कि आपकी फर्स्ट रो जो है वो h0 है, दूसरी रो में आपके पास h1 है, तीसरी रो में h2 है, और लास्ट रो में ये hn-1 है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, ये n-1 टर्म्स हैं। ये आपके पास कितनी रोज आ गई, ये आपके पास कितने, ऑब्वियसली ये सारे कॉलम्स हैं, तो कितने कॉलम्स आ गए कि आपके पास ये टर्म्स जो हैं वो n-2 रोज हैं। ठीक है, यहाँ से आप देखिए, सॉरी n-2 नहीं, यहाँ पे पहला था नॉट, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे n-1 है, या अगर आप दूसरा सबस्क्रिप्ट यहाँ देखते हैं h1 का, तो ये देख लीजिए 1 2 3 4 और ये n-1। सो आपके पास n-1 रोज हैं, और आपके पास कॉलम कितने हैं, पहला h0 है, दूसरा h1 है, तीसरा आपके पास फर्स्ट में 3 है। ठीक है, और ये रिपीट होते जाएंगे, और आपके पास जो है सिस्टम ऑफ जो है वो n+1 जो है वो कॉलम्स आ जाते हैं। सो हम अगर इसको देखें तो हमारे पास यहाँ पे देखिए ये S0 S1 और Sn तक है। सो आपके पास n-1 रोज हैं, और S और n+1 n-1 रोज हैं और n+1 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या बाउंड्री कंडीशंस कितनी हैं, आपके पास अगर हमारे पास देखिए बाउंड्री कंडीशंस कितनी थी, x0 पे नहीं थी, xn पे नहीं थी, और फिर सेंटर में जितने भी पॉइंट्स थे
n+1 डेटा पॉइंट्स थे, तो उसमें से आप 2 निकाल दें तो n-1 आपके पास बाउंड्री कंडीशन है। तो यहाँ पे आके हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ थोड़े से अनबैलेंस हो रहा है कि हमारे पास कंडीशंस कम हैं, तो हम उनको किस तरह से हैंडल करेंगे। ये आपकी उस मैट्रिक्स की आपकी सारी की सारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास ये इस तरह से आ गई। In this matrix there are only n-1 equations but n+1 unknowns. ठीक है, so we need 2 values of the second derivative or 2 more equations involving second derivative at some of the points xi. क्योंकि जो s था ना, ये s जो है ये बेसिकली सेकंड डेरिवेटिव है। ठीक है, ये हमारे कर्वेचर था, ये हमारी सेकंड डेरिवेटिव था। सो हमारे पास इसमें दो जो हैं वो अननोन ज्यादा हैं, सो हमें सेकंड डेरिवेटिव की 2 वैल्यूज और चाहिए। ऑफन द एंड वैल्यूज s0 एंड sn आर चोजन, कि आपके डेटा पॉइंट्स क्या हैं, कि आपकी जो हमने कहा था ना ड्राफ्ट्समैन सप्लाई, तो वो क्या था कि वो एक राड होती है। तो अगर हम उनके कोई कंडीशन उसके एंड पॉइंट्स पे दे दें कि वो हम अगर राड को फिक्स कर देते हैं तो बात है, उसको कोई और वैल्यू दे देते हैं तो और बात है। तो उस तरह से हम देखेंगे कि हम नॉर्मली इसके एंड पॉइंट्स पे ही बात करते हैं। सो इसके डेरिवेटिव एट इनिशियल पॉइंट एंड डेरिवेटिव एट द एंड पॉइंट जो है वो हम नॉर्मली चूज करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या ऑप्शन है। द कंडीशन फ्रीक्वेंटली यूज्ड आर, पहली है s0 इज इक्वल टू 0 और sn इक्वल टू 0। ठीक है, दिस मेक्स द एंड cubes approach linearity at their extremities। ठीक है, कि आपका क्या है कि ये जो क्यूबिक्स हैं ये आपके लीनियर हैं। ठीक है, सो इनका जो सेकंड डेरिवेटिव जो है, ऑब्वियसली जो सेकंड डेरिवेटिव है वो उसकी वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड डेरिवेटिव किसका, लीनियर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव 0 होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव कांस्टेंट और दूसरा 0 होता है। सो यहाँ से आप क्या कहते हैं कि आपकी जो है वो क्यूबिक्स जो हैं वो लीनियर हैं कि एंड पॉइंट्स पे। दिस कंडीशन इज कॉल्ड द नेचुरल स्प्लाइन मैचेस प्रिसाइजली टू द ड्राफ्टिंग डिवाइस। दिस टेक्निक इज यूज्ड very frequently. Another frequently used condition normally called the clamped spline. Clamp क्या होता है, कहते हैं ना वो उसको clamp कर दिया है, तो ये clamped spline है। Considering the known values of slopes at each end point, ठीक है, कि उसकी slope अगर आपको end points पे पता है तो फिर आप लिख सकते हो कि if f dash x naught is equal to a और f dash xn is equal to b, we get एट द एंड पॉइंट। ठीक है, कि आपके पास जो है वो कंडीशन किस तरह से आ जाती है कि आपके पास जहाँ आपके, क्योंकि s जो है वो दैट इज सेकंड डेरिवेटिव, जब ये कांस्टेंट हो गया तो वो डेरिवेटिव आपके वहाँ पे उस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी। सो आपके पास जो एंड पॉइंट्स हैं लेफ्ट एंड पे आपके पास है 2h0 s0 प्लस h1 s1 जो है वो आपके पास 6। अगर हम वापस जाके देखें इसके फॉर्मूला को तो हमारे पास जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी। यहाँ देखिए ये है, तो आपके जो एंड पॉइंट है आई, ठीक है, ये 0 हो गया क्योंकि हम बाहर निकल आए, तो ये आपके पास जो है वो s0 हो गया, I1 हुआ तो ये 0 हो गया, और ये आपके पास जो है यहाँ से क्योंकि ये आउटसाइड है और हमारे पास आप देखें कि आई वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू n-2 तक। ठीक है, तो ये आपके पास ये क्या है, जब 0 हुआ तो ये हम आउटसाइड, तो सो हमारे पास इसकी कंडीशन नहीं है, और यहाँ से हमारे पास जो है ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो है वो ये कंडीशन आती है 2h0 s0, वो जो था -1 s-1 वो खत्म हो गया, और क्योंकि उसकी वैल्यू जो थी वो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव जो था वो दैट वाज a, तो वो जो आपके पास आ गया ना x0 x1 x-1 और x1 जो है वो उसकी वैल्यू आपके पास ये आ गई। सो a जो है यहाँ पे आपके पास आ गया। आपके राइट हैंड जो है वो आपके पास क्या है, अब फिर वो i n+1 जो है वो टर्म हमारे पास जो है b है। सो आपके पास जो हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो ये उस साइड पे चला जाएगा, और ये आपके पास कंडीशन जो है वो यहाँ से इस तरह से आ जाती है। इसी तरह से जो थर्ड कंडीशन है कि s0 इज इक्वल टू s1
और आपके पास यहाँ देखिए ना, आपके पास डेरिवेटिव जो है ये एक्स नॉट ये था ना, ये एस नॉट है, और यहाँ पे n है एक्स एन माइनस वन, तो ये आपके पास यहाँ पे एस नॉट है और यहाँ पे एस एन माइनस वन है। तो आपके पास क्या है कि हम ये कहते हैं कि यहाँ पे और इस पे जो है वो वैल्यूज़ आपकी, हम इस वैल्यू को इसके बराबर रख रहे हैं और इस वैल्यू को हम लेके इसके बराबर रख रहे हैं कि वो इस तरह से हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास जो है कर्वेचर जो है वो सेम है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू अज्यूमिंग दैट द n क्यूबिक अप्रोच पैराबोलास एट देयर एक्सट्रीम्स। ठीक है, फॉर दिस रीजन समटाइम कॉल्ड द पैराबोलिकली टर्मिनेटेड स्प्लाइन। टेक s नॉट इक्वल टू एज अ लीनियर एक्सट्रापोलेशन फ्रॉम s1 एंड s2 कि हमने ये कहा, जैसे हमने देखा तो हमने कहा कि अभी इसी तरह से कि ये एस नॉट वाला टर्म है यहाँ पे एक्स नॉट x1 x2, ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे xn माइनस वन और xn माइनस टू। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास s1 हमारे पास इंटरनल पॉइंट है ना, तो हमारे पास नोन है, तो ये जो है यहाँ से वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, नोन तो नहीं है लेकिन कैलकुलेट हम कर सकते हैं। इसी तरह से sn माइनस टू और sn माइनस वन ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास sn नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि हम इसको इन दोनों वैल्यू से हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। ये बाहर है एस नॉट, तो ये इसको एक्स्ट्रापोलेट किया। इसी तरह ये दो वैल्यू हैं, तो इनको एक्स्ट्रापोलेट करके हम sn की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ sn माइनस वन और sn माइनस टू और इसी तरह से s नॉट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ s1 और s2 लिख लेंगे। तो हमारे पास जो दो वैल्यूज़ हैं, दो एक्स्ट्रा जो कांस्टेंट हैं s नॉट और sn, वो हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। सो टेक s नॉट एज ए लीनियर एक्सट्रापोलेशन फ्रॉम s1 एंड s2 एंड Sn as a linear extrapolation from Sn minus 1 and Sn minus 2. Only this condition gives cubic spline curves that match exactly to f of x when f of x is itself a cubic. We get on the left hand side कि S1 minus S naught over H naught is equal to S2 minus S1 over H naught। ये similar triangles के जो फॉर्मूला है उसकी हेल्प से हमने इसको किया, which implies that S naught is equal to H1 plus H naught over multiplied by S1 minus H naught S2 divided by H1। ये हो गया यहाँ से S naught, और इसी तरीके से आपकी सिमिलर ट्रायंगल से Sn माइनस वन माइनस Sn माइनस वन डिवाइडेड बाय Hn माइनस वन इज इक्वल टू S of n माइनस वन माइनस Sn माइनस टू डिवाइडेड बाय Hn माइनस टू। ये भी सिमिलर ट्रायंगल से आपके पास आ गया, और यहाँ से आप Sn की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू Hn माइनस वन प्लस Hn माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय Sn माइनस वन और माइनस Hn माइनस वन Sn माइनस टू। तो ये आपकी एक्स्ट्रापोलेट हो गई वैल्यू। जब आप वहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास से S नॉट और Sn जो है वैल्यू गायब हो जाएंगी, और आपके पास जो है वैल्यूज़ जो हैं S की अननोन जो हैं वो n माइनस वन रह जाएंगे n प्लस वन के बजाय। सो हमारे पास this gives too much curvature in the end intervals. Probably the best end condition is to use the condition number 2। क्या है आपकी कंडीशन नंबर 2? क्या है? जहाँ पे हमने डेरिवेटिव को कांस्टेंट रखा था, a और b कहा था, ठीक है। अगर हम वो देखें तो हमारे पास सेकंड कंडीशन, हाँ जी बिल्कुल, डेरिवेटिव को जो हमने रखा तो ये हमारी सेकंड कंडीशन आई, जहाँ से हमारे पास एंड पॉइंट्स जो हैं वो ये इस फॉर्म में आ गए। We can eliminate two unknowns S0 and Sn using the relation that corresponds to the end condition assumptions. This reduces the element of the vector S to n minus 1 and the coefficient matrix becomes square of size n minus 1 multiplied by n। कि अब इसकी जो n minus 1 रो थी, n plus 1 कॉलम थे, अब ये रिड्यूस हो गई और ये कितनी हो गई, n minus 1 multiplied by n minus 1 स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई। Furthermore, this matrix is tridiagonal। उसकी वजह क्या है? tridiagonal का क्या मतलब है कि आपके पास पूरे का पूरा जो आपके पास मैट्रिक्स में एक सेंटर कोफिशिएंट जो है वो आपके पास क्या है, एक 1 के लिए
ये है SI -1, SI +1, ठीक है, ये वाला है। और ये आपके पास SI -1 का कोफिशिएंट यहाँ पे होगा, और फिर उसके बाद SI +1 का कोफिशिएंट है, और उसके बाद जो है SI +1 का और SI का कोफिशिएंट है। पहली दफ़ा तो ये नहीं था, लेकिन दूसरी दफ़ा फिर आपके पास जो है ये इस तरह से 3 एलिमेंट्स हैं, और आखिर में फिर आके आपके पास 2 एलिमेंट हो गए। सो आपके पास टोटल जो है ये ट्राइडायगोनल मैट्रिक्स जो है वो बाकी सारे के सारे यहाँ पे ये 0 हैं, और ये भी सारे के 0 हैं। ये डायगोनल एलिमेंट और इसके ऑफ डायगोनल अपवर्ड और डाउनवर्ड जो हैं वो आपके नॉन ज़ीरो हैं। सो दिस इज़ योर ट्राइडायगोनल एंड कैन बी सॉल्व्ड स्पीडेडली एंड स्टोर्ड इकोनॉमिकली, ठीक है। तो आपके पास आप किसी भी टेक्निक से इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हमने जैकोबियन मेथड और गॉस सीडल मेथड जो है वो जैकोबी मेथड और गॉस सीडल मेथड जो है वो यूज़ किए थे, वो उसको यूज़ करके बड़े आराम से ये कैलकुलेट हो जाती है। फॉर ईच एंड कंडीशन द कोफिशिएंट मैट्रिक्स बिकम्स कंडीशन S जो पहली है वो पहली कंडीशन अगर आप लगाते हैं S0 0 SN 0, तो आपके पास ये जो है ये मैट्रिक्स बन जाती है, ठीक है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो आपका ये एलिमेंट्स हैं, और ये n-1 जो है वो रोज n-1 कॉलम आ जाते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि दूसरी कंडीशन में आपके पास जो है F0 डैश जो है वो A वो उस साइड पे चला गया नॉन वैल्यू में, और FN डैश जो है वो भी उस साइड पे चला गया, और आपके पास अगेन जो मैट्रिक्स है वो n-1 बाय n-1 की बन गई। थर्ड कंडीशन जो थी वो आपके पास यहाँ पे S0 S1 उसको आपने इसकी वैल्यू के बराबर कर दिया, और वहाँ से आपके पास जो है S0 और SN जो है यहाँ से भी आपने एलिमिनेट कर दिया, और आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई। फोर्थ कंडीशन क्या थी कि आपने एक्स्ट्रापोलेट किया, और एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद आपके पास ये कंडीशन जो है वो इस तरह से आ गई, और आपके पास जो है बाकी सारी की सारी मैट्रिक्स सिंपल हो गई। सिर्फ आपका पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेकिन है नहीं, वो नज़र आ रहा है। आफ्टर द SI वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड वी कैन कंप्यूट AI BI CI एंड DI फॉर द क्यूबिक्स इन ईच इंटरवल, ठीक है। हमारा काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, पहले हमारे पास क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव भी हमारे पास नोन नहीं थे, और अब हमने वो मैट्रिक्स के सोल्यूशन के साथ हमने कैलकुलेट किया, और जब एक दफ़ा वो मिल गए हमें उनकी S की वैल्यू मिल गई, तो अब हमारे पास A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू और D की वैल्यू गिवन है। सो हम वहाँ से सब्स्टिट्यूट करके हम AI की वैल्यू निकालेंगे, BI की निकालेंगे, CI की निकालेंगे, और इस तरह DI की निकालेंगे। जब ये हमारे पास हमें मिल जाएंगे तो हम वहाँ पे उस प्रॉपर जो है वहाँ पे फंक्शन जो बनेगा दैट विल बी GIX, ठीक है। तो आप उनमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास जो है वो इस फॉर्म में पॉलिनोमियल जो है आपको हर इंटरवल में पॉलिनोमियल की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो बच्चा ये इतना मुश्किल नहीं है, इसको प्लीज़ अभी आप जब जो ही पढ़ें इसको एक दफ़ा दो दफ़ा इसको रिवाइज करें, और इसको बाय हैंड करने की कोशिश करें। आपको सारी चीज़ें बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी, कोई इसमें इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन क्या है कि जब आप कहीं पे भी रिसर्च के हवाले से जाएंगे, कहीं भी आप काम करेंगे, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसको पहले बाय हैंड कीजिए सारे का सारा, फिर कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, सिंपल सी एग्जाम्पल ले लें, 4-5 डेटा पॉइंट्स की एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर इसको प्रैक्टिस करें। और फिर उसके बाद ये काम यहाँ ख़त्म नहीं होता, आपको कंप्यूटर पे बैठ के इसकी छोटा सा एक प्रोग्राम लिखना चाहिए, और लिख के और इसको सॉल्व करना चाहिए कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकेंगे। सो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें आपने एंजॉय किया होगा, और इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टाइम जो है आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो कि आपको इक्वेशन रियल लाइफ प्रॉब्लम की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कैसे करते हैं, यही सारी चीज़ें चलेंगी, यही सारी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ यूज़ करनी है, और हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की न्यूमेरिकल टेक्निक्स को आगे चलेंगे। सो आज का लेक्चर हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।